Hello everyone, I am Dr. Ajit Singh, Senior Consultant Neurosurgeon, presently working at Paras Health Hospital, उदयपुर। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। ट्यूमर नाम सुनते ही यूजुअली लोग डर जाते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि ट्यूमर मतलब कैंसर और एंड ऑफ द लाइफ, जबकि ऐसा नहीं है। ट्यूमर कोई भी ग्रोथ को अपन ट्यूमर कह सकते हैं, जिसमें कैंसर भी आएगा और नॉन कैंसरस भी आएगा। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं, पूरी तरह क्योरेबल होते हैं। काफ़ी हद तक वो सर्जरी से पूरा अगर निकाल दिया जाए तो दोबारा भी नहीं होते हैं। किसी में कई बार अपने को छोटी मोटी रेडिएशन देनी पड़ती है। तो ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही आप कभी घबराएं नहीं। अगर बाई चांस डायग्नोज हो गया है तो न्यूरोसर्जन से मिले और विस्तार से उसके बारे में बातें करें कि ये कैंसर है या कोई साधारण गांठ है। फिर अपने मन में आता है कि ब्रेन ट्यूमर के क्या कारण हैं, ये किसको हो सकता है, किसको नहीं हो सकता है। तो ब्रेन ट्यूमर का एग्जैक्ट कारण ज़्यादातर केसेस में नहीं मिला है। बहुत सारे केसेस जो होते हैं वो जेनेटिक होते हैं। अगर आपके पेरेंट्स में या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो आप में भी होने की संभावनाएं रहती है। उसके अलावा जैसे कि हर कैंसर या हर प्रॉब्लम की जड़ होती है नशा, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन। सिगरेट स्मोकिंग से तो ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो सिगरेट से नहीं होती हो, तो उसमें कैंसर भी आता है, ट्यूमर भी आता है। अल्कोहल अगर बियॉन्ड एक लिमिट जाते हैं तो आपको कैंसर और ट्यूमर की संभावनाएं रहती है। और कुछ ऐसे मैंने जैसे बताया, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसके अंदर आपको ब्रेन ट्यूमर्स और बॉडी में और भी कई जगह ट्यूमर्स हो सकते हैं। उसके अलावा कोई केमिकल फैक्ट्रीज़ होती हैं, डाई फैक्ट्रीज़ होती हैं, उसमें भी कोई भी केमिकल बॉडी में जाता है तो कैंसर के चांसेस रहते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये है कि ये किसी को भी हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो ही होगा या नहीं है तो नहीं होगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इक्वली अफेक्टेड हैं। आपको ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा हो जाएगा, किसी को कम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अपन अर्ली डिटेक्शन कैसे करें, कैसे जल्दी इसकी पहचान करें। ब्रेन ट्यूमर अपने को हो तो नहीं गया है, या मैं जागरूक कैसे रह सकता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी इसको पता लगा के और जल्दी इलाज करवा लूँ तो मेरी बीमारी बढ़े नहीं। तो इसके सिम्टम्स होते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है वो हेडेक होता है। अब आप पूछेंगे सबको ही हेडेक होता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का हेडेक होता है। अगर वैसा हेडेक है तो अलार्म रेज होना चाहिए, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि सभी केसेस में ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट कॉमन केसेस में ऐसा होता है। तो लेकिन डिसीजन विल बी टेकन बाय डॉक्टर ओनली। तो आपको उसके पास जाना है, ही विल काउंसिल यू। आपको खुद एक गूगल डॉक्टर टाइप नहीं बनना है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हेडेक, और वो होगा अर्ली मॉर्निंग हेडेक। आप नॉर्मल थे, सब कुछ बढ़िया था, आराम से सोए 10 बजे, सुबह 4 या 5 बजे आपको सडनली तेज़ सर दर्द होने लगा और आप उठते हैं और आपको उल्टी हो जाती है। तो ये एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का, अर्ली मॉर्निंग हेडेक, अर्ली मॉर्निंग वॉमिटिंग। दूसरा होगा, अगर आप सब कुछ ठीक हैं, सडनली आपको कोई फिट्स आ जाता है, कोई तान आ जाती है, जिसको मिर्गी बोलते हैं या फिट्स बोल सकते हैं, सीजर बोल सकते हैं, नॉर्मल भाषा में तान बोलते हैं इसको। अगर वो आ गई है आपको, पहले आपको नहीं आई थी, तो ये भी एक अर्ली सिम्टम हो सकता है ट्यूमर पैदा होने का। उसके अलावा अगर आपको बॉडी के अंदर एक तरफा वीकनेस जो स्लोली बढ़ रही है, अगर ऐसा है, ज़्यादातर स्ट्रोक के केसेस में वीकनेस आ जाती है कि आप सुनते हैं पैरालिसिस हो गया, वो सडन ऑनसेट होता है कि अभी ठीक थे, अचानक से गिर गए, या अचानक से बोलना बंद हो गया, अचानक से चलना बंद हो गया, तो वो एक स्ट्रोक होता है। ट्यूमर्स के केस में स्लोली होगा, अचानक से आपको नहीं होगा। स्लोली आप महसूस करेंगे कि मैं इस हाथ से ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ, या मैं बटन लगाने में मेरे को दिक्कत आ रही है, या आपकी वॉइस हकला रही है, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का।
उसके अलावा व्यवहार में बदलाव। कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो आप, जैसे कोई बंदा है सडनली उसके व्यवहार में चेंजेस आ रहा है, बहुत गुस्सा करता है या बातें भूल जाता है, या उसको आपको लगता है कि ये मानसिक बीमार हो गया है। तो कुछ ऐसे केसेस, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो फ्रंटल लोब के आसपास होते हैं, जो आपके जो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करते हैं उस पर अफेक्शन आ जाता है, उसको अफेक्ट करते हैं, तो आप में बिहेवियर चेंज आएगा। वैसे सब कुछ ठीक है, खा पी रहे हैं सब कुछ है, लेकिन आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं रहा, ये एक हो सकता है। उसके अलावा कुछ ब्रेन के ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो हार्मोन निकालते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन के बीच में, उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। तो कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें से, जिसको पिट्यूटरी ट्यूमर होते हैं, वो कैंसर नहीं होता है लेकिन वो हार्मोन निकलता है। तो फीमेल्स अगर हैं, उनकी अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मासिक धर्म अनियमित हो रहा है या बंद हो गया है, तो उसमें फिर हार्मोन टेस्ट होता है। उसमें टेस्ट होता है प्रोलैक्टिन का, जो कि पिट्यूटरी से निकलता है। अगर वो उसका लेवल बहुत बड़ा हुआ आता है तो फिर पिट्यूटरी, आप MRI कराते हैं तो आपको पिट्यूटरी ट्यूमर का पता चलता है, और ये बिल्कुल दवाई से क्यूरेबल होता है। इसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलेस कि ये बहुत बड़ा हो गया है या आंखों की रोशनी पे असर डाल रहा है या और कोई इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अगर ये सिंपली डिटेक्ट हो गया है अर्ली, तो उसको दवाई से भी ख़त्म किया जा सकता है। तो ये, और उसके अलावा कौन कौन सी जगह पे हैं, कौन कौन से, जैसे ब्रेन के पर्टिकुलर एरियाज़ हैं, कई में मेमोरी होती है, कई में स्पीच होती है, कई में अपनी आँखों की विजन की चीज़ होती है। तो कुछ जिस एरिया में होगा ट्यूमर, उसमें वो अफेक्ट होगी। कई लोगों को जैसे दिखने में दिक्कत आ जाती है, तो वो ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ से आपको देखते हैं। तो ये कुछ कॉमन ऐसे लक्षण हैं जो आप ब्रेन ट्यूमर जिसमें अर्ली पता लगा सकते हैं और डॉक्टर से मिल सकते हैं। फिर क्या करें? अब आपको लग रहा है कि हाँ, अब तो डॉक्टर विल डिसाइड, उसके बाद आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन फिर भी इसके आगे क्या होता है वो मैं बता रहूँगा कि इसमें आगे क्या होगा कि अब आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो डायग्नोसिस करने के लिए अब अपने पास अवेलेबल है CT स्कैन और MRI। ये 99% प्रॉब्लम्स को, ट्यूमर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। CT स्कैन को बार बार नहीं कराना चाहिए कि अपने को जब भी बीच में लगा कि हाँ मेरे को ट्यूमर तो नहीं होगा, CT स्कैन कराने पहुंच जाते हैं लोग और CT स्कैन करा लेने, बिल्कुल गलत है। CT स्कैन से हर बार रेडिएशन लगता है। आपको ट्यूमर नहीं हुआ तो रेडिएशन से आपको ट्यूमर हो सकता है। तो रेडिएशन, एक्सरे, CT जब तक ज़रूरत ना हो, लोग कमर दर्द के लिए कि एक्सरे कर लो, अपनी मर्जी से आते हैं और अपने आप को एक्सपोज करते हैं और अपने आप को प्रोन बनाते हैं ट्यूमर्स के लिए, जबकि जो होता नहीं है, लेकिन आपकी गलती की वजह से वो होने के चांसेस हो जाते हैं। MRI इज़ वेरी सेफ, लेकिन MRI आधा घंटा लगता है। कई लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, मतलब उनको मशीन में डर लगता है, वो सही से नहीं करा पाते। लेकिन अगर कोई बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कराना है आपको रूल आउट करने के लिए तो MRI है। तो ये कुछ उसके अलावा जैसे मैंने बताया हार्मोन वगैरह टेस्ट होते हैं, कुछ और टेस्ट होते हैं जिससे, लेकिन कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि जो आपके ट्यूमर नहीं हुआ और पहले आप करा लें और पता चल जाए कि हाँ ट्यूमर हो तो नहीं रहा है। ऐसा कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। उसके बाद आपका डायग्नोसिस हो जाता है। फिर जैसे ही पता चलता है, मैंने बताया जैसे कि ट्यूमर सुनते ही आदमी घबरा जाता है, कभी नहीं घबराएं। आप हमेशा डिटेल में डिस्कशन करें, गूगल पे मत जाएं। गूगल बहुत सारी अननेसेसरी नॉलेज देता है, तो आप उसमें फंस के रह जाते हैं। तो आधी अधूरी नॉलेज भी नुकसान पहुंचाती है। तो आपको डॉक्टर से मिलना है हु इज़ द एक्सपर्ट। वो आपके सारे जो फियर्स हैं, सारी आपकी जो डर हैं, वो सबको ख़त्म करेगा। मिलिए। मैंने जैसे बताया ज़्यादातर ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा न्यूरोसर्जन होगा, वो बताएगा आपको कि इसमें कितने सर्जरी से कितने रिस्क हैं। ज़्यादातर आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम न्यूरो मॉनिटरिंग बोलते हैं, जिसमें हम नस को उसी टाइम टेस्ट कर लेते हैं कि ये यूज़फुल है या नॉन यूज़फुल है। तो इससे सर्जरी में लकवे की संभावनाएं कम हो जाती। उसके अलावा मैंने यहाँ पे कई ऐसे मरीजों को जिनके जैसे एक बोलने वाली जगह पे ट्यूमर है या हाथ पांव चलने वाली जगह पे ट्यूमर है, जब आप निकालते हैं तो पता नहीं चल पा रहा होता है कि डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ टेस्टिंग। तो जैसे आवाज़ चली जाती है, आप पेशेंट उठा फिर आवाज़ चलेगी,
तो इंट्रा-ऑप तो बेहोश होता है, पता नहीं चलता है। तो हमने अभी ऐसे कई ऑपरेशंस यहाँ किए हैं जिसमें मरीज़ हमसे बात करता रहा, जिसको हम बोलते हैं अवेक क्रेनियोटॉमी। उसमें हम ये पूरा सुन कर देते हैं, हेड को सुन करके पेशेंट हमसे बात करता रहता है। हम उससे कॉन्स्टेंटली ट्यूमर निकालते रहते हैं और उससे बात करते रहते हैं कि आप अपना नाम बताइए, आप मुट्ठी भींचिए, आप हाथ हिलाइए, आप पाँव हिलाइए। तो लकवे की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। और जब वो कहता है कि नहीं मेरे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन वहीं रुक जाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो डैमेज के चांसेस कम हो जाते हैं और दूसरा होता है कि आप पूरा ट्यूमर निकाल पाते हो। नहीं तो आप हमेशा मन में रहेगा यार ये अपने जो है ये एरिया ऐसा है जिससे आवाज़ जा सकती है, तो मैं और नहीं निकालूं। लेकिन पेशेंट बात कर रहा है तो आपको पता है कि यहाँ इसमें डैमेज नहीं हो रहा है। तो अवेक क्रेनियोटॉमी। उसके अलावा इमेज गाइडेंस, जैसे आपको घर जाना है, आप जीपीएस लगा देते हैं गूगल पे, ऐसे इमेज गाइडेंस होता है जो इंट्रा-ऑप हम एमआरआई और सीटी स्कैन की पिक्चर देख के हम पता लगा सकते हैं कि हम कहाँ काम कर रहे हैं, कितना अंदर जाना है और है, कहीं हम गलत एरिया में तो नहीं जा रहे। तो ये सब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई जिससे मुझे आज याद नहीं है कि मैंने जितनी भी सर्जरीज करी है किसी को सर्जरी की वजह से डैमेज हुआ हो। ऑलरेडी आप अगर लेट आएंगे, ऑलरेडी अगर लकवे में आ रहे हैं, ऑलरेडी पैरालाइज्ड आ रहे हैं, ऑलरेडी स्पीच चली गई है, तो आपके आने की संभावनाएं हैं। जाने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है, लेकिन होती है। जैसे एक्सीडेंट की संभावनाएं होती है, अपन घर जाते हैं, बाइक चलाते हैं, तो वो किस्मत ख़राब हो तो ही होता है। अदरवाइज़ आजकल की सेफ्टी के साथ साथ संभावनाएं बिल्कुल कम होती हैं। तो ब्रेन ट्यूमर्स को लेकर आप कभी भी परेशान ना हो, एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलिए। किस डॉक्टर से मिलना है ब्रेन ट्यूमर के लिए? न्यूरोसर्जन से मिलना है। न्यूरोसर्जन इज़ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। न्यूरोफिजिशियन डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आपका आगे का काम करना है वो न्यूरोसर्जन नहीं करना है। न्यूरोसर्जन का मतलब सिर्फ ब्रेन ट्यूमर ही नहीं होता, स्पाइन के ट्यूमर्स भी वो निकालते हैं, स्पाइन से भी डील करते हैं। और कभी भी आपको ट्यूमर से कोई संबंधित समस्या है तो न्यूरोसर्जन से मिले। ज़्यादातर ब्रेन ट्यूमर्स 40 इयर्स एज के बाद ही होते हैं, लेकिन जैसे जेनेटिक अगर ट्यूमर्स हैं, जेनेटिक ट्यूमर्स हैं तो वो पहले भी हो सकते हैं, बिकॉज फैमिली हिस्ट्री है तो आप प्रोन होते हो। पर ज़्यादातर केसेस अगर बचपन में होते हैं, कुछ ट्यूमर्स बाई मॉडल होता है, मतलब अगर जेनेटिक है तो बचपन में हो जाते हैं, 10 साल के अंदर हो जाते हैं, 20 साल के अंदर हो जाते हैं। 20 से 40 थोड़ा सेफ रहता है, 40 के बाद फिर संभावनाएं हो जाती। पारस हॉस्पिटल में सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स सारी, अब तक सबसे ज़्यादा जो अवेक क्रेनियोटॉमीज़ मैंने दक्षिण राजस्थान में मैंने ही करी हैं, और बहुत ही कम न्यूरोसर्जन्स हैं जो इतना टाइम देते हैं और अवेक क्रेनियोटॉमी करते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।